आयु एक अनुमान वर्ष 2022-23 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत राज्य के प्रत्येक वर्ग के लिए हितकारी बजट की मैं सराहना करता हूं। सभापति महोदय, मेरे द्वारा चिंतन शिविर में घरेलू उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई विधि दरों में अनुदान देकर आम जन को राहत प्रदान करने का सुझाव माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिया था, जिस पर सकारात्मक विचार कर मेरे सुझाव को आम जन की इच्छा मानकर लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत बजट में 100 यूनिट तक उपभोग करने वाले घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक निःशुल्क बिजली, वहीं 150 यूनिट तक उपभोग पर 3 रुपये प्रति यूनिट का अनुदान, 300 यूनिट तक उपभोग पर 2 रुपये प्रति यूनिट का अनुदान एवं इससे अधिक यूनिट के उपभोक्ताओं को भी स्लैब अनुसार अनुदान का लाभ मिलेगा। इस आमजन बहुत प्रसन्न है और बहुत सराहना कर रही है। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की है, जिसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को मांगे जाने पर 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इससे शहरों में निवास कर रहे मजदूरों को कम से कम 100 दिवस के रोजगार की गारंटी मिलने से इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसी क्रम में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत उपलब्ध 100 दिवस के रोजगार को राज्य सरकार ने अपने खर्चे पर बढ़ाकर 125 दिवस किए जाने की घोषणा से ग्रामीण अंचल में निवास करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर मजदूर वर्ग को 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। इससे इन परिवारों को संबल मिलेगा। सभापति महोदय, राज्य कर्मचारी 30-35 वर्षों तक राज के कार्य कर जन सेवा करने के उपरांत सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक की वृद्धावस्था में सार संभाल की जिम्मेदारी उठाने की दृष्टि से सरकार उन्हें पेंशन उपलब्ध कराती आई है, परंतु 1 जनवरी 2004 के बाद सरकार में भर्ती कार्मिकों के लिए एनपीएस योजना लागू की गई थी, जिसमें अंशदायी पेंशन का ही प्रावधान है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी कर्मचारी सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान तभी दे सकता है जब वो कर्मचारी अपने भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करे। माननीय मुख्यमंत्री मोदी ने इसका ध्यान रखते हुए राज्य कर्मचारियों के हित में प्रस्तुत बजट में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया। इससे कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा। घोषणा से कर्मचारियों में खुशी की लहर है। राज्य कर्मचारी बजट की घोषणा होते ही खुशियां मनाने लगे। कर्मचारियों ने जगह जगह आतिशबाजी कर व मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया व सरकार व मुख्यमंत्री महोदय का पुरानी पेंशन रूपी उपहार देने के लिए आभार व्यक्त किया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अलग हटकर एक समस्या से अवगत कराना चाहूँगा सरकार को कि अभी थोड़ी देर पहले यूक्रेन के ऊपर चर्चा हो रही थी। उसी तर्ज पर महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान खाड़ी देशों में मजदूरी कर जीवन या प्रदेश के मजदूरों एवं उनके परिवार की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर सहित प्रदेश भर से बड़ी संख्या में मजदूर वर्ग अपने परिवार की रोजी रोटी चलाने के लिए खाड़ी देशों में जाता है। हमारे शेखावाटी अंचल के मजदूरों की आय का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों में मजदूरी करने से आता है। सभापति महोदय, वर्तमान में बेरोजगारी की मार झेल रहे शिक्षित युवा वर्ग रोजगार के लिए विदेशों में जा रहे हैं। वे वहां जाकर कठोर परिश्रम करते हैं, जिससे होने वाली आय से प्रदेश के साथ ही भारत देश सशक्त होता आ रहा है तथा कई युवा शिक्षित होने के बाद भी रोजगार नहीं मिलने के कारण दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। ये मजदूर जब विदेश जाते हैं तो वीज़ा के लिए ट्रैवल एजेंटों दलालों के झांसे में आ जाते हैं। कुछ ट्रैवल एजेंटों द्वारा मजदूर वर्ग की बेरोजगारी का फायदा उठाया जाता है। ये एजेंट मजदूरों के झूठे वादे करते हैं तथा अधिक वेतन तथा अच्छी नौकरी का झांसा देकर हजारों लाखों रुपये ऐंठते हैं। विदेशों में कठोर परिश्रम कर प्रदेश के साथ ही देश को मजबूत करने वाले इस मजदूर वर्ग के साथ अनहोने की संभावना बनी रहती है। सभापति महोदय, कई बार मजदूरों विदेश जाने के समय में ही हृदय होने पर या किसी अन्य गंभीर बीमारी से अथवा किसी प्रकार की दुर्घटना का शिकार हो जाने के कारण काल का ग्रास बन जाते हैं, तो इनके पार्थिव देह को निवास स्थान तक लाने में बहुत धनराशि खर्च होती है तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन मजदूरों के परिवार जमा पूंजी के अभाव में ये खर्च वहन करने में सक्षम नहीं होते हैं। कई परिवार अपने परिजन का पार्थिव देह विदेश से लाने के लिए अपनी जमीन या अन्य संपदा बेचते हैं, जिससे इन परिवारों का वर्तमान एवं भविष्य अंधकार में हो जाता है। सभापति महोदय, मैं खुद खाड़ी देशों में रहा हूँ, वहाँ मैंने मजदूरी की है तथा इन मजदूरों की पीड़ा को मैंने देखा है, समझा है। वहाँ किसी भी प्रकार की अनहोनी हो जाने पर
इन मजदूरों इनके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। कई देशों में इन परिवारों को भारतीय समुदाय कल्याण निधि ICWF के से सहायता मिल जाती है, परंतु जानकारी के अभाव में अधिकतर मजदूर वंचित रह जाते हैं। वहीं कई खाड़ी देशों में हिंदू रीति रिवाज के पार्थिव देह के अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं होने के कारण हिंदू भाइयों की समस्या और अधिक बढ़ जाती है। अतः सभापति महोदय, मैं राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री से एक निवेदन करना चाहूँगा कि इस बजट में उन मजदूरों की समस्या को देखते हुए केरल और तमिलनाडु की तर्ज पर राजस्थान सरकार से प्रदेश के मजदूरों को मजदूरी के लिए विदेश में जाते हैं उनके परिवारों के हितों की रक्षा के लिए योजना बनाकर इनके परिवारों को आर्थिक संबल दिया जाए तथा इनके साथ विदेश में किसी भी प्रकार की अनहोनी होने पर इनके पार्थिव देह को भारत लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा इन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए बजट में आवश्यक बजट आवंटन कर इन परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधानसभा क्षेत्र की कुछ समस्याओं से अवगत कराना चाहूँगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र के कस्बा फतेहपुर के नज़दीक रामगढ़, रतनगढ़, लक्ष्मणगढ़ आदि में कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है, जिससे क्षेत्र की बालिकाओं को दूर तक अध्ययन करने के लिए जाना पड़ता है और परिवार पर आर्थिक बोझ भी पड़ता है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री से एक आग्रह करना चाहूँगा कि महिला कन्या महाविद्यालय खोलकर और उन कन्याओं की समस्या का समाधान करें। और अगर ये कन्या महाविद्यालय खोला जाता है तो भामाशाह भवन और भूमि दोनों देने के लिए तैयार हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अधीन कस्बा रामगढ़ शेखावाटी जो काफ़ी पुराना शहर है, नगर पालिका है, उपखंड कार्यालय है, तहसील कार्यालय है, यहाँ एक CHC संचालित है जो काफ़ी लंबे टाइम से 30 बेड का अस्पताल है। यदि इस अस्पताल को 50 बेड में क्रमोन्नत कर दिया जाए तो इसमें सभी आवश्यक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने को तैयार हैं। अगर तो 30 बेड से 50 बेड करने की कृपया करें। सभापति महोदय, रामगढ़ के कर्मचारियों की मांग को देखते हुए व्यापारियों की मांग के ऊपर रामगढ़ में एक उपकोष कारागृह खोलने की भी मैं मांग करता हूं सरकार से। ग्रामीण क्षेत्र में उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु क्षेत्रवासियों की मांग पर मेरे विधानसभा क्षेत्र के PHC बीबीपुर को CHC में क्रमोन्नत करवाने की कृपा करें। क्षेत्रवासियों की मांग पर फतेहपुर में एक नवीन पशुधन सहायक प्रशिक्षण केंद्र स्वीकृत करवाने की मांग करता हूं। महोदय, मैणसर बिसाऊ सड़क जो कि रामगढ़ कस्बे के अंदर से गुजरती है, जिस पर आवागमन अधिक रहता है, जिसके कारण कस्बे में हर समय जाम का स्थिति बनी रहती है तथा दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी रहती हैं। अतः इस सड़क को रामगढ़ के बाईपास से बनाए जाने की मांग करता हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र के पंचायत मुख्यालय भींचरी एवं खोटिया काफ़ी बड़े गांव हैं तथा यहाँ सब सेंटर संचालित हैं। क्षेत्रवासियों की काफ़ी समय से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग की जा रही है। अतः भींचरी एवं खोटिया में PHC स्वीकृत करने की मांग करता हूं। और खोटिया गांव है वो NH 52 पर पड़ता है और आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं। इसलिए उस गाँव में अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाता है तो एक्सीडेंट होने पर जो दुर्घटना होती है, जो दुर्घटना में घायल होते हैं, उनको अच्छा इलाज मुहैया फर्स्ट एड मिल जाती है। दूसरा, मेरे विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर से NH 52 गुजरता है, इस पर आए दिन रोज़ दुर्घटनाएं होती हैं। तो इस हाईवे को 4 लेन में करने की मैं मांग करता हूं। और लास्ट में आखिर में सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं एक मांग करता हूं कि नीमका थाना को जिला बना करके और सीकर को संभाग का दर्जा दिलाने की मैं मांग करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।